इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेटेड सेल के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने देख लिया था हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और देख लें दूसरा, अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी हम यूज़ कर सकते हैं तो यह है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। या कह सकते हैं कैसे बनते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, ठीक है। मेटल होगा, उसी मेटल से मिलके बना हुआ एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा और साथ में ये एनायन होगा एक। चलिए कैसे, तो ये एनायन और इस मेटल का मिलकर बना हुआ एक सॉल्ट होगा, तो मेटल होगा, मेटल सॉल्ट होगा और ये एनायन होगा। देखिए पहला हम देखते हैं, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्राइड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा। इस सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का पेस्ट होगा और इसमें ये एक्वस सॉल्यूशन होगा किसका, KCl का, मतलब एक एनायन का, ठीक है। तो क्या हुआ, मेटल हुआ, मेटल का एक सॉल्ट हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ, तो एजी मेटल हुआ। एजी मेटल का क्या हो गया, मेटल क्लोराइड, एजी सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, पेस्ट हो गया, कह सकते हैं इस मेटल का कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट। और साथ में एक एनायन, कौन सा जी, Cl आयंस। और तो Cl आयंस का एनायन मतलब इसका एक्वा, इस Cl क्लोराइड का कोई भी, हमने क्या लिया, क्लोराइड का कोई भी सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये एनायन, ठीक है। चलिए तो इस पूरे इलेक्ट्रोड को बोलेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये किसका है, क्या कह सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। चलिए इसकी रिएक्शन देख लें। ये अगर एनोड पे होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, और ये कैथोड की तरह अगर कैथोड की तरह करेगा तो क्या रिएक्शन इसका होगी। चलिए जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इस पर रिएक्शन, एनोड पर पता ही ऑक्सीडेशन होगा, तो किस तरीके से होगा देखिए। तो अगर ये एनोड की तरह कर रहा होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो इसकी इक्वेशन क्या होगी वो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिल्वर सॉलिड है, जो सिल्वर मेटल है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो Ag से क्या बन जाएगा, Ag प्लस एक्वस, Ag सॉलिड से बनेगा Ag प्लस एक्वस और साथ में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब ये जो Ag प्लस एक्वस है, ये Ag प्लस एक्वस, ये जो एनायन पड़ा हुआ है यहाँ, इस एनायन से, ये जो लिक्विड के अंदर इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एनायन है, उस एनायन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, AgCl सॉलिड। क्लियर होगी बात। ये दो इक्वेशन होंगी, इन दोनों इक्वेशनों को अगर ऐड करें तो नेट इक्वेशन एडिशन होकर देखिए, Ag प्लस एक्वस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा Ag सॉलिड और ये बनेगा एक Cl आयंस, और दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, Ag सॉलिड और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये फाइनल इक्वेशन हुई किसकी, इस सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, किस पे, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करता है, तो एनोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। तो क्या हुआ देखिए, याद रख लीजिए, इसको डायरेक्ट अभी याद रख सकते हैं। तो Ag सॉलिड, अगर हम क्या एनायन पे है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो क्या होगा, ये जो मेटल है और जो एनायन है, मैंने इसमें तीन चीज़ें बताई, मेटल सॉल्ट और एनायन। तो अगर एनोड पे है तो मेटल और जो एनायन है, मेटल और एनायन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात। अगर ये एनोड पे है तो मेटल, ये देखो मेटल और मेटल रिएक्शन करेगा एनायन से और क्या बना देगा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन होगा किस पे, एनोड पे। ये दो इक्वेशन होंगी, फाइनली इसका पूरा एक सम रिजल्टेंट मैंने ये बता दिया। चलिए अगर ये कैथोड की तरह काम करे, अगर ये इलेक्ट्रोड क्या है, अगर ये कैथोड की तरह काम करे तो क्या होगा, इस पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन क्या होगा, इसका रिवर्स, बिल्कुल इसकी, अगर इस क्या होगा देखिए, एनोड और कैथोड में नेचर ही तो बदल रही, बस नेचर बदली, तो जहां जो ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पे, वो कैथोड पर रिडक्शन हो लगेगा, तो ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी जरा देखिए। तो इस केस में क्या होगा, वहां से शुरू किया था, अगर एनोड पे था तो मेटल से शुरू किया था, और कैथोड पे है तो क्या करेंगे, मेटल सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जो मेटल सॉल्ट सॉलिड है वो ब्रेक होगा किसमें, Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। अब इसमें जो Ag प्लस एक्वस है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर क्या बना देगा, Ag, या कह सकते हैं Ag प्लस का रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, Ag। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर नेट जोड़ें तो फाइनल इक्वेशन ये आएगी, देखिए Ag प्लस एक्वस और Ag प्लस एक्वस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Ag, ये जो AgCl सॉलिड, या कह सकते हैं मेटल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बन जाएगा, मेटल सॉलिड और एनायन। उसका रिवर्स हो गया, बिल्कुल उसका रिवर्स देखिए, रिएक्शन बिल्कुल उल्टी कर दी, जो उसमें प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बना दिया, और जो रिएक्टेंट था वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया।
उसमें कहाँ से शुरू किया था, मेटल से स्टार्ट करके मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया था, और जो मेटल का ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर वो क्या हो गया था, एनायन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया था उसने, सॉल्ट। इसमें क्या होगा, सॉल्ट आयनाइज होगा, और सॉल्ट आयनाइज होकर अब क्या करेगा, मेटल का रिडक्शन। तो वहाँ मेटल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा था, एनायन के साथ रिएक्शन होकर मेटल सॉल्ट। इसमें क्या हो रहा है, मेटल सॉल्ट आयनाइज होकर क्या कर रहा है, मेटल का रिडक्शन कर रहा है। तो वहाँ ऑक्सीडेशन होकर मेटल सॉल्ट बन गया था, यहाँ मेटल सॉल्ट से आयन आया, और आयन ने क्या कर दिया, आयन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल रिवर्स है। एक बार और बता दूं, तो देखिए मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होकर क्या होया, आयंस जनरेट हुए। ये आयंस एनायन के साथ क्या करेंगे, मतलब ये कैटायन हुए, मेटल कैटायन जनरेट हो गए, मेटल कैटायन क्या करेंगे, एनायन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मेटल सॉल्ट। ठीक, पहले ही ऑक्सीडाइज और फिर ये एनायन के साथ होकर मेटल, मेटल क्या बन जाएगा, मेटल सॉल्ट। अब क्या उल्टा होगा, मेटल सॉल्ट क्या होंगे, देखिए इसका उल्टा चलिए, मेटल सॉल्ट क्या होंगे, आयनाइज, और आयनाइज होके इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बिल्कुल वैसे ही मेटल क्या होंगे, आयनाइज, और जो मेटल कैटायन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन। तो फाइनल इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन आप ये ध्यान रख लीजिए बस, क्या हो गया, मेटल प्लस एनायन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मेटल सॉल्ट क्या, मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट होकर क्या बना देगा, मेटल, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस। मतलब एनायन, देखिए Cl यहाँ भी माइनस था, वहां भी माइनस, वैसे का वैसे ही रहा। मेटल इसमें क्या था, Ag प्लस, और Ag प्लस से क्या हो गया, Ag। तो यहाँ पे मेटल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। वहां देखिए मेटल क्या था, Ag क्या था, जीरो स्टेट में था, और जब जैसे AgCl बन जाएगा तो किस में आ जाएगा, Cl माइनस और Ag प्लस। Cl यहाँ भी माइनस था, वहां भी माइनस, यहाँ Ag जीरो से किस में चला गया, प्लस में, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक है कैनोमल, कैलोमल, कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये Hg2Cl2 इलेक्ट्रोड। क्या होगा देखिए इसमें, इसमें क्या होते हैं, तीन कंपार्टमेंट होंगे, एक तो मरकरी सॉलिड, और एक होगा Hg2Cl2 का पेस्ट, ठीक, और एक होगा KCl का एक्वस सॉल्यूशन। ये तीन चीजें होंगी, और ये क्या करेगा, इस पूरे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये भी एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। देखिए अब इसकी रिएक्शन देख लो, एनोड पे कैसी रिएक्शन होगी। तो एनोड पर अगर हम देखें, ये जो Hg लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे जो मरकरी होगा वो मरकरी क्या आ जाएगा, एक्वस में क्या होगा, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मेटल क्या हो जाएगा, Hg, मरकरी क्या होगा, जीरो से किस में चला जाएगा, +2 में, और कितने हैं ये 2, और +2 में क्या होगा, देखिए मरकरी Hg2+2 है, मतलब एक Hg के हिस्से में कितना आएगा, 1 चार्ज। तो क्या होगा, मरकरी क्या हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो इसका Hg जीरो से क्या बन जाएगा, Hg+2। दो मरकरी है तो यहाँ पे ट्वाइस कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब ये जो आयंस बना मेटल कैटायन, मेटल कैटायन इस एनायन से, देखिए यहाँ से एनायन मिल जाएगा एक्वस सॉल्ट से। ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब भी किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैटायन एनायन में क्या हो जाएगा, वो रिलीज। तो यहाँ से K+ और Cl माइनस, तो ये एनायन को क्या करेगा, तुरंत जो कैटायन है वो एनायन से कंबाइन होकर क्या बना देगा, Hg2Cl2। क्लियर, इससे ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होकर किससे जाके कंबाइन हो जाएगा, इससे, और क्या बना देगा ये। तो देखिए अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो यहाँ से Hg+2 से कैंसिल, बस ये दोनों होंगे, क्या होगा, मेटल प्लस एनायन, उससे क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम उसमें जैसे किसमें था, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में मेटल एनायन के साथ रिएक्शन होकर क्या बना रहा था, मेटल सॉल्ट और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब कैथोड पर देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अब के इससे क्या बन जाएगा ये। क्लियर, देखिए तो आपके क्या होगा, जो मेटल सॉल्ट है उससे वो आयनाइज होगा कैटायन एनायन में, और जो कैटायन होगा अब उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन होकर क्या बन गया, मेटल। बस जोड़िए दोनों रिएक्शन को, ये आपस में कैंसिल, तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट से आपके क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट से क्या बन जाएगा, मेटल, और एनायन वैसे के वैसे रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, मेटल का रिडक्शन हुआ, देखिए यहाँ पे Hg+1 में है, और यहाँ किस में आ गया, 0 में, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक, और Cl यहाँ भी माइनस था और वहाँ भी माइनस है। तो देखिए किस टाइप से इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट, एक तो इनकी इक्वेशन ही पूछ सकता है, कैनोड पर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट Ksp ऑफ PbI2, गिवन करा है कि PbI2 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Pb+2i माइनस, और इस इक्वेशन का क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड EMF दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दे रखा है। ठीक, कितना, ये दूसरी एक इक्वेशन दे रखी है कि Pb+2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे बना Pb सॉलिड, और इस रिएक्शन का हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड EMF दे रखा है। क्लियर,
तो कह रहा है ये दो चीज़ें गिवन है, तो कह रहा है PbI2 का हमें क्या बताना है, KsP बताना है। KsP कैसे आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में 11वीं क्लास में आपने देखा था KsP, अगर मान लीजिए इसका KsP आएगा तो KsP किससे आता है, कैटायन और एनायन की कंसिडरेशन का जो प्रोडक्ट है वही क्या होता है KsP। तो हमें इसकी कंसिडरेशन चाहिएगी, इसकी चाहिएगी, उससे क्या निकलेगा, उनकी मल्टीप्लाई से क्या निकलेगा KsP। देखें तो सबसे पहले तो हम क्या करें, केएसपी चाहिएगा तो सबसे पहले क्या करें, पहले तो इनको इक्वेशन को, ये दो, ये हाफ इक्वेशन है, ये हाफ सेल इक्वेशन, ये हाफ सेल इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ के एक कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाइए। कंप्लीट सेल इक्वेशन के लिए जरा चेक करिए कि एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होना चाहिए। पहले सबसे पहले तो चेक कर लो इनमें से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ये हम यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये तो हमें रिडक्शन दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन हमें चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी रिडक्शन हुआ है और इसमें भी रिडक्शन हुआ, तो ये भी रिडक्शन वाला होगा, ये भी रिडक्शन वाला होगा। अब कैसे पता करें कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल होगा, वो क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है वो क्या होगा, एनोड। तो जरा चेक करो ये स्मॉल है कि ये स्मॉल है। अगर नेगेटिव थोड़ी देर के लिए ना देखो साइन तो ये बड़ा है, और नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होगी वो नेगेटिव में क्या हो जाएगी, छोटी, तो ये छोटी हो जाएगी, तो ये होगा एनोड। ये इक्वेशन तो एनोड की हो गई और ये इक्वेशन हो गई कैथोड की। अब एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, और ये फिलहाल कैसा दे रखा हमें, रिडक्शन। तो इस इक्वेशन को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स लिखना पड़ेगा। तो ये तो हुआ एनोड पे और ये हुआ कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन दे रखा है तो बिल्कुल ओके है, मगर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन दे रखी है किसकी, रिडक्शन की। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला इधर। तो देखो मैंने Pb+2i इधर ले लिया और इसको इधर ले गया, तो ये एनोड की रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन दोनों को ऐड कर लूंगा। ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2, तो आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, तो बस, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हुए और पीबी सॉलिड से पीबी सॉलिड भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या बचा, Pb+2 एक्वस, और यहाँ क्या बचा 2i- एक्वस, और इससे क्या बना, PbI2। क्या बच गया, ये PbI2 सॉलिड। क्लियर। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं, अब इसका मुझे PbI2 का KsP निकालना है। देखिए तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा आएगा, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। क्यों निकालना है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, अभी बताएंगे, जरा समझिए। हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकाल रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं KsP निकालूंगा तो KsP में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इन आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वही तो KsP होता है। और मैं क्या करूंगा, इस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा इसकी इसकी सहायता से। और ये कैसे निकल जाएगा, इन इलेक्ट्रोड से। आगे बात समझ में नहीं, मुझे क्या निकालना है, KsP निकालना है PbI2 का। जब KsP निकाल लूंगा तो इससे जो आयंस बनेंगे उन आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही तो KsP होता है। अब ये कंसंट्रेशन मुझे कहीं दे नहीं रखी, तो ये कंसंट्रेशन का कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख लूँ, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लूँ, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल सकता हूँ इससे। सेल का नेट ईएमएफ निकाल लूंगा, नेट ईएमएफ निकाल लूंगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका क्या जाएगा, क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट पता चल जाएगा, और ये प्रोडक्ट पता चल जाएंगे तो KsP पता चल जाएगा। तो देखिए, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो होगा प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट तो कौन है, सॉलिड, और सॉलिड की कंसिडरेशन तो होगी 1 अपॉन, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। कैसे पता चला कि एक्वस है, क्योंकि आयंस हैं। तो ये क्या होगा, इस रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस हो गए, दोनों की कंसिडरेशन, Pb+2 की कंसिडरेशन अपॉन क्या होगा, i- की कंसिडरेशन का क्या रहेगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्टोइचोमेट्रिक क्या है 2। तो ये KsP आ गया इस इक्वेशन का, मेन इक्वेशन का, कंप्लीट इक्वेशन का, या कह सकते हैं कंप्लीट सेल इक्वेशन का। अब बात करते हैं, हमसे पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है KsP किसका, PbI2 का। PbI2 का KsP कैसा आएगा, PbI2 ब्रेक होगा किसमें, Pb+2 + 2i-। तो जो KsP होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की जो कंसिडरेशन होती है, उनके प्रोडक्ट की जो कंसिडरेशन है उनके दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है KsP। तो अगर मैं KsP निकालूं तो इस PbI2 का KsP निकालूंगा तो KsP इक्वल टू होगा Pb+2 की कंसिडरेशन इंटू i- की कंसिडरेशन का स्क्वायर, ये कहलाएगा KsP। और ये जो वैल्यू है, इतनी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इनवर्स होगी। अगर मैं ये वैल्यू निकालनी तो इसको ऊपर ले जाइए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नीचे, तो ये किसके इक्वल होगा, तो Pb+2 और i-2 ये वैल्यू बताएगी KsP को, और वो ये वैल्यू होगी किसके इक्वल, 1/k इक्विलिब्रियम, 1/ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर -1। चलिए, अब ये अगर निकल जाए, ये निकल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, KsP। तो इस रिएक्शन का जो PbI2 है उसका जो KsP हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1/ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर -1 के इक्वल हो गया। बस अब तो ये निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे निकलेगा जी, तो सेल का आप क्या निकालिए, E0 सेल।
ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, किसी भी सेल का ई नॉट सेल निकलेगा कैथोडिक रिडक्शन, कैथोडिक माइनस एनोडिक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन था जरा देखिए, ये रिएक्शन तो क्या थी, ये रिएक्शन तो थी कैथोड की, कैथोड पे तो रिडक्शन वाला ये था जी, कितना था माइनस का 0.125। ये रिएक्शन एनोड पे थी और ये क्या है फिलहाल रिडक्शन वाला ही मुझे दे रखा है क्योंकि इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करा था, तो रिडक्शन वाला कितना था माइनस ये, तो ये एनोड का है और ये कैथोड का है, ये भी रिडक्शन में ये भी रिडक्शन, बस वैल्यू वैसे की वैसे उठा कर रख लीजिए। तो देखिए तो क्या हो गया, कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का, कैथोड का कितना था माइनस 0.125 और एनोड का इतना था माइनस का था, ये भी माइनस का था, ठीक है। चलिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इस प्लस में से जब ये माइनस का माइनस होगा तो ये बचेगा। क्लियर हो गई बात। ये आ गया इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। अब हमें ये आ गया ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल आ गया, तो मैं इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग के सी। होता है क्या नहीं होता है फॉर्मूला, ई नॉट सेल किससे आएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो ई नॉट सेल क्या हो जाता है, देखिए जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है जीरो, और जब ईएमएफ ऑफ सेल जीरो होता है तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता था और क्यूशेंट क्या हो जाता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो यहाँ से ई नॉट सेल इक्वल आता था 0.06 या कह सकते हैं 0.0591, उसको ऑलमोस्ट क्या मान लेते थे 6, तो 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एन की वैल्यू कितनी है 2 कहाँ से हो गई, क्योंकि देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, हमारी जो रिएक्शन थी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 2, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन का एन कितना था 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे निकालना है, ई नॉट सेल मुझे पता चल चुका ये रहा, तो रखिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसे 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो 0.03, उसको अपॉन में ले जाऊंगा, यहाँ से इसको सोल्व करा तो देखिए ये कितना है, ये 0 पॉइंट अगर बात करें ये 0.23 है और ये 0.03 है, मतलब इसे मैं कह सकता हूँ ये 24 और ये 3, ये 2 के बाद पॉइंट हटाओ, इसके बाद 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 3 और वो ऑलमोस्ट हो जाएगा किसके 23.9, क्या कह सकता हूँ 24 को 3 कितनी बार कट करेगा 8 बार, तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू आ गया लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग, जब एंटी लॉग लेता हूँ लॉग हटाने के लिए क्या लेता हूँ एंटी लॉग, तो यहाँ पे एंटी लॉग जब हटाएंगे तो किस में आ जाएगा 10 की पावर, तो ये जो वैल्यू होती है कहाँ चली जाती है 10 की पावर में, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो कैसे निकलेगा एंटीलॉग से, और एंटीलॉग क्या होता है लॉग हटाइए और इसका जो 10 बेस होता है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये कहाँ जाता है पावर में, तो 10 की पावर 8, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया 10 की पावर 8 के इक्वल आ गया, तो बस केएसपी किसके इक्वल था, तो केएसपी कितना था, केएसपी था 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की पावर -1, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल, ये हमें एक हाफ सेल दे रखा है और इस क्या दे रखा है हाइट, ये कह रहा है H2 गैस है किस पे 1 बार प्रेशर पे और उस किस में एक्वस HCl का एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और किस में Pt प्लेटिनम तो साथ में लिखा ही होता है, रीजन क्या है प्लेटिनम साथ में क्यों लिखा होगा, क्योंकि क्या होगा जब भी कोई गैस इलेक्ट्रोड होता है तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम फ्यूल फॉइल, ठीक है, प्लेटिनम की जो पन्नी है उसको यूज करेंगे और प्लेटिनम का वायर, तो इसलिए प्लेटिनम लिखा होगा। तो इसका हमें क्या बताना है पीएच बताना है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल की इक्वेशन ये रही, रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और ये कह रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द दिस हाफ सेल, इस हाफ सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.3 वोल्ट है, ठीक है। इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल, इस हाफ सेल के ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कितना है 0.3। चलिए जी बात कर लें, तो ई नॉट इतने कितना हो गया, ई नॉट की वैल्यू हो गई 0.3, ये हमें क्या दिया है, अगर हम बात करें तो देखिए H2 से क्या बनेगा H प्लस बनेगा, H2 से क्या बनेगा H प्लस बनेगा, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर इससे हम बात नहीं करेंगे, उन्होंने क्या दे दिया, उसने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.3, अगर रिडक्शन लूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अगर ये ऑक्सीडेशन का है तो रिडक्शन का क्या हो जाएगा रिवर्स साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। चलिए खैर अब इसमें पीएच निकालना है तो मैं डायरेक्ट फंडा यूज कर सकता हूं, यहां नहीं बिल्कुल यूज कर सकता हूं जो मैंने आपको बताया था, यहां पे प्रेशर कितना है 1 बार, तो यहां पे क्या होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या था 0.059 पीएच, ये फॉर्मूला था कि नहीं,
या pH इजिकल टू आ रहा था 0. pH इजिकल टू था 0.059 अपॉन क्या था ई नॉट इलेक्ट्रोड ऑफ पोटेंशियल। अगर क्या है रिडक्शन में था तो माइनस साइन था और ऑक्सीडेशन में है तो प्लस साइन चलेगा। तो डायरेक्ट फंडे से आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व लिखिए जी इक्वेशन। H2 से क्या बन रहा है, H2 से क्या बना, H2 से बना H प्लस, H2 से बना H प्लस। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे ट्वाइस, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे 2, ठीक है जी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। बस इस पर नट्स इक्वेशन लगा दो। नट्स इक्वेशन लगाओगे अपने आप क्या आ जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट कितना दे रखा है 0.3। तो देखिए, तो अगर हम नट्स इक्वेशन लगा देंगे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो क्या हो गया पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का, और अपॉन रिएक्टेंट। ये कब है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई जब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट किस क्या है H2 H प्लस से क्या बना रहे हैं H2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई रिडक्शन वाली। अगर हम रिडक्शन में ले रहे हैं तो रिडक्शन में क्या होगा 2H प्लस से क्या बन रहा है H2। तो ये तो हो गया रिडक्शन वाला। तो ये हो गया स्टैंडर्ड EMF ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू वो ये पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड क्या होगा वो 0 माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कितना है 2, ठीक है, इनटू लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो क्या हो गया गैस हो गई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और वो कितना दे रखा है 1, और डिवाइडेड बाई क्या होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होगा H प्लस है तो H प्लस की कंसिडरेशन, और यहाँ पे 2 है तो क्या होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करिए, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए खैर अभी नहीं ले जा रहे, इसको हम क्या करें इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, क्योंकि रिडक्शन में इसकी वैल्यू कितनी रखी थी -0.3, और ऑक्सीडेशन में क्या थी प्लस की। तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया मैंने, और इसमें क्या किया देखिए यहाँ पे क्या है, इस 2 को मैं इधर ले जाऊँ, इस 2 को इधर ले जाऊँ तो कितना हो गया 0.6, 0.6, और वो कितना है 0.06। तो ये इससे कट होगा कितनी बार 10 बार, तो यहाँ आ गया 10। अब ये देखिए इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी माइनस की, ठीक है। ये क्या हो गई पावर माइनस की 2 है। अब इस पावर को आप क्या ले आइए यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, तो 2 से ये कितनी बार कट हो जाएगा 5 बार, और एक माइनस है तो उस माइनस को यहाँ ले लो, तो हो गया -5 इज इक्वल टू log HN। या कह सकते हैं इस माइनस को इधर मत ले जाओ, इसको आप यहीं रहने दो, तो माइनस log HN यही तो pH होता है, ठीक है। ये माइनस देखिए ये पावर है वो यहाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्या हो जाएगा -2, 2 से ये 5 10 कट होगा कितनी बार 5 बार, और ये बचेगा माइनस log HN, और माइनस log HN को क्या बोलता हूँ pH। तो pH इजिकल टू कितना आ गया 5। आप डायरेक्ट फंडा लगा सकते थे इसमें। क्या फंडा लगाएंगे रिडक्शन के लिए, अगर आपको क्या है मैंने आपको ये बताया था कि ई नॉट किसका अगर आप लगाते हैं रिडक्शन वाला, तो उसमें क्या था माइनस साइन होता था -0.06 इंटू पीएच। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसमें, क्यों लगा सकते हैं क्योंकि प्रेशर गैस का कितना दे रखा 1 बार। तो देखिए इसमें रखिए वैल्यू आप, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होगी माइनस, या हम डायरेक्ट इसे क्या इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पीएच इजिकल टू क्या हो जाएगा पीएच इजिकल टू हो जाएगा ई नॉट कौन सा रिडक्शन वाला, और अपॉन क्या हो जाएगा 0.06, ठीक है, कैसा माइनस का। अगर रिडक्शन में है तो यहाँ माइनस, और वहाँ ऑक्सीडेशन में लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ये भी माइनस में है, वैल्यू कितनी है ये माइनस की 0.3, और ये माइनस की 0.06। तो सोल्व होकर कितना बचेगा, ये कितने आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा 30। देखिए ये कितना है 0.3 और ये 0.06, ठीक। तो इसे जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 30, वहाँ आ जाएगा 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/6, और 30/6 कितना हो जाएगा 5। ये अगर आप उल्टी रिएक्शन ले लें, ये हमने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में लगाइएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.06 अपॉन एन, एन कितना है 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट कौन है आपके HN की कंसिडरेशन, और उसका क्या होगा स्क्वायर, और अपॉन क्या होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है गैस, और गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, और वो कितना दे रखा है 1 बार, तो वो हट गया बस यहाँ से। इसकी वैल्यू कितनी है प्लस की 0.3, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो बस ये बचेगा -0.06/2, तो कितना अगर इसे कट करूंगा तो माइनस का 0.03, इस 0.3 से 0.3 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो यहाँ आ गया 10, और ये हो गया माइनस log HN का क्या होगा स्क्वायर। जब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये कह सकते हैं यहाँ मत लीजिए सीधा, आपको पता है कि यहाँ जाता है ये 2, इसको 10 को कट कर देगा कितनी बार 5 बार, तो ये कितना बचेगा -log HN, इसे क्या बोलेंगे pH, और pH इजिकल टू कितना आ गया 5। देखो ये 2 से ये कट हो जाएगा कितनी बार 5 बार, और ये -log HN को क्या बोल सकता हूँ pH। या डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन में लगाना चाहेंगे
तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, H2 से H प्लस, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या होगा 0.06 इंटू पी एच डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप पी एच लगा सकते हैं कितना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला है तो बस नीचे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.06। तो ये कितना आगे जब सोल्व करेंगे तो 30/5 और 30/6, तो कितना आ जाएगा 5। आगे बात समझ में नहीं, तो आप यहाँ डायरेक्ट फंडा लगा सकते हैं अगर आपकी याद है तो, मगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो डायरेक्ट फंडा नहीं लगाएंगे, सोल्व कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 नंबर में इस क्वेश्चन को देगा। तो 3 नंबर में अगर बोर्ड एग्जाम में देगा तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख दो, रिडक्शन की लिख दो, बस ध्यान रखना ऑक्सीडेशन की रखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू लोगे, और रिडक्शन की रखोगे तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। ठीक है, वैल्यू दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। और कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट फंडे के थ्रू जा सकते हैं। डायरेक्ट फंडा इसमें कब लग सकता है, डायरेक्ट फंडा तभी लग सकता है जब ये हाइड्रोजन जो गैस है, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर कितना हो 1 बार, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये प्रेशर 2 दे देता है तो फिर यहाँ वैल्यू 2 हो जाती है, और 2 हो जाती है तो सब कुछ कहानी सोल्व करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट, इन द इन द सॉल्यूशन 10 की पावर -3 मोलर Cr2O7-2 and 10 की पावर -2 मोलर Cr+3 are present and the pH of solution is 2। ये कह रहा है 10 की पावर -3 मोलर तो कौन है, Cr2O7-2 है, और 10 की पावर -2 मोलर Cr+3 है, आर प्रेजेंट एंड pH ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों का मिक्सचर, उसका pH कितना दे रखा है 2। इफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, और हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है कितना है 1.33 वोल्ट है, और क्या है जी वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये रहा। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना दे रखा है 1.33, क्या है जी Cr2O7-2 और Cr+3, ये एक इलेक्ट्रोड दे रखा है प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो जिसका पोटेंशियल कितना बता रखा है 1.33। कैलकुलेट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इन द गिवन कंडीशन, इस गिवन कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड बताना है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो किस पे है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये, और ये कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, मतलब रियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर होगी बात नहीं, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखो उन्होंने लिख रखा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये है, तो रियल एक्चुअल पोटेंशियल क्या होगा इस कंडीशन पे। तो देखिए इक्वेशन लिखिए साहब, इससे इसकी इक्वेशन लिख दो। जब हमें कुछ नहीं, जब केवल एक ही हाफ सेल दे रखा है तो जिस भी कंडीशन में हमें पोटेंशियल दे रखा है उसी की इक्वेशन लिख लिया करो। तो क्या होगा जी Cr2O7-2, इससे क्या बनेगा Cr+3, और ये इक्वेशन आपने बहुत बार लिख रखी है, बहुत बार ले रखी है। क्यों, कहाँ पे पढ़ रखी है इक्वेशन आपने, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो। K2Cr2O7 ही तो है ये, K2Cr2O7, K2 हटा दिया तो क्या लगा दिया -2, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और किस में रिड्यूस होता है हमेशा Cr+3 में। तो ये है Cr2O7-2 किस में रिड्यूस हो रहा है Cr+3 में। इसको बैलेंस इक्वेशन बनाइए। बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्रोमियम यहाँ कितने हैं 2, और वहां भी क्रोमियम कितने हैं, वहां क्रोमियम 1 था तो इसे क्या कर देंगे ट्वाइस, तो क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन यहाँ कितने होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 7, और उधर इस ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड उतना ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं ऐड, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। ठीक है, H ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और किस साइड ऐड करते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड वाटर ऐड करते हैं, और कितने वाटर ऐड करते हैं, जितने ऑक्सीजन कम है जिस साइड। चलिए हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। अब बात करें हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 7 2 14, और इधर कोई भी H नहीं था, तो H बैलेंस करने के लिए आप क्या जोड़ते हैं H+, और कितने H जोड़ेंगे, जितने H कम है जिस साइड उस साइड उतने ही H जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो गया 14 H है। और अगर हमें चार्ज का फिर चार्ज बैलेंस करते थे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर चार्ज कितना है -2 और प्लस का 14, कितना बचा प्लस का 12, और यहाँ कितना +3 × 2 कितना प्लस का 6, तो इधर +6 है, इधर प्लस का 12 है, तो इधर प्लस के 6 ज्यादा है, तो इधर क्या होते थे +6 इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे। तो देखिए +6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसमें ऐड हो गए। तो इक्वेशन मैंने आपको रेडॉक्स में बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए, अभी ये DF ब्लॉक पढ़ाएंगे उसमें भी आएंगी। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी इक्वेशन है, आप बहुत पहले से इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए खैर, तो अब इसमें क्या हो गया, तो ध्यान रखिए मेन जो
इस हाफ सेल की रिएक्शन है वो इससे इतनी नहीं थी, साथ में ये भी आ गए। और वाटर तो प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड होगा तो इसके लिए तो कंसिडरेशन क्या हो जाएगी 1, इसे तो यूज करेंगे नहीं। अब इसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे, साथ में एक और आ गया कौन, एच आयन। और जब एच आयन आ गया तो एच आयन की कंसिडरेशन कहां से पता चलेगी, तो वो पीएच दे रखा हमने, देखिए इनने क्या दे दिया, Cr+3 की कंसिडरेशन दे दी, वो यहां से आ गई। एक क्या होगा, इसकी कंसिडरेशन चाहिएगी, वो ये दे रखी उसने। और एक एच आयन की कंसिडरेशन चाहिएगी, तो वो क्या दे रखा, पीएच कितना दे रखा है 2। अगर पीएच 2 है तो एच आयन की कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी 10⁻²। और हमें वाटर की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्योर लिक्विड होता है, वो कितनी हो जाएगी 0, मतलब 1। तो देखिए जी, लेकिन नट्स इक्वेशन में लगा दीजिए। तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन एन। एन कितने हैं जी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6, इंटू लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कौन है, एक ये तो बेकार का प्रोडक्ट है क्योंकि प्योर लिक्विड है। तो बस ये होगा Cr+3 का क्या होगा, स्क्वायर। तो Cr+3 की कंसिडरेशन कितनी है, 10⁻², और इसका क्या होना है, स्क्वायर, अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक तो Cr2 और 7-2, इसकी कंसिडरेशन कितनी दे रखी है उसने, 10⁻³ इंटू एच आयन की कंसिडरेशन। एच आयन की कंसिडरेशन कितनी है, 10⁻²। कैसे पता चली, क्योंकि पीएच दे रखा है 2, और पीएच 2 है तो एच आयन कितना होगा, 10⁻²। और इसकी पावर कितनी आएंगी, 14, क्योंकि ये कितना है यहाँ 14, स्टेचोमेट्री इसका कितना है 14। सोल्व करिए जी अब इसको। यहाँ से आगे 10⁻⁴, यहाँ से आगे 10⁻³ तो कितनी बचेगी, इसे कट करेंगे तो 10⁻⁻1 बचेगी ऊपर। यहाँ से 10 की पावर कितनी आ गई, -28। जब ऊपर जाएंगी तो +28 और -1 कितनी रह जाएंगी, +27। तो ये हो गया 1.33। ये कितना, 6 से 6 कटेगा तो 0.01, और ये क्या हो गया, log 27, log 10⁻27। तो बस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, log 10 हो जाएगा 1 और 27 आ जाएगा इधर। तो 27, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27 की इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। कितना, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, वो पॉइंट रहेंगे, बस इसको माइनस कर दीजिए। तो 1.33 में से माइनस कर देंगे 0.27, तो कितना बचेगा 1.06, यही आंसर होगा, इतने वोल्ट। तो समझ गए इसमें। तो इसमें क्या है, ये एच आयन, हमें इस इक्वेशन को आपको पता है कि Cr2O7 मतलब K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Cr+3 में। तो इतना तो वैल्यू हमें दे रखा था, मगर इसको बैलेंस करना था पूरी रिएक्शन को, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड की आप इक्वेशन लेंगे तो इलेक्ट्रोड की कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे, और ये इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी कि आप इसको बैलेंस कर पाते हो कि नहीं। तो इसे बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में मैंने इसे बैलेंस कर दिया, जिससे वाटर भी आ गए और एच आयन भी आ गए, और एच आयन के आने से तभी रिएक्शन में कंप्लीट आंसर आएगा। तो समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बहुत, मगर थोड़ी सी बात छुपी हुई है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द रिएक्शन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ m से m+n एट कंसंट्रेशन m+n की जो कंसंट्रेशन है, मतलब आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी, 10⁻²। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या बताना है, हमें बताना है, ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द रिएक्शन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। कौन सा है ये, ऑक्सीडेशन, Mn से क्या बन रहा है, Mn+n। इस इलेक्ट्रोड का हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। और क्या दे रखा है, इस आयंस की कंसिडरेशन दे रखी है 10⁻², और बाकी इसमें है क्या दे रखा है, ये रिडक्शन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, कैसा, रिडक्शन का। तो हम रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि रिडक्शन का दे रखा है। और यहाँ क्या दे रखा है, लॉग आयंस की कंसिडरेशन, ठीक है, लॉग आयन की कंसिडरेशन का ग्राफ, लॉग आयन की कंसिडरेशन और क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ दे रखा है। ये जो इंटरसेप्ट कितना है, ये पॉजिटिव का इंटरसेप्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी रखी, 0.34 या 0.34, और स्लोप दे रखा है tan थीटा कितना, 0.03। चलिए, तो इसका यूज करते हुए इसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो समझो जरा, वही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो मैं रिडक्शन इक्वेशन लिख दूं, क्या है, Mn+n से क्या बनेगा, Mn, मतलब मेटल से, मेटल आयन से क्या बनेगा, मेटल, कितना चार्ज है इस पे, +n, तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। चलिए, अब इस इक्वेशन की अगर मैं नट्स इक्वेशन लगाऊं, इस इक्वेशन के लिए मैं नट्स इक्वेशन लगाऊं तो जरा क्या बनेगी, देखिए। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.06 अपॉन n इंटू log 1 अपॉन मेटल आयन, ठीक है। चलिए,
अब इस यहाँ पे क्या है, लो मेटल आयन है, अपोन में नहीं है, तो इसमें ऊपर ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर करिए, ये तो हो गई परपेंडिकुलर क्वांटिटी, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो ये तो हो गया y, और ये हो गया c, और ये क्या हो गया mx। कंपेयर कर देंगे स्लोप की इक्वेशन से। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m स्लोप तो कितना है, ये तो है c किसको बता रहा है जी, c कितना है, देखिए यहाँ से c यही तो है इंटरसेप्ट। तो ये तो किसको बताएगा, c को। तो c तो ये तो किसको बता रहा है, c को, और c कितना है यहाँ 0.34। तो इसका ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो पता चल गई कितनी, 0.34। अब बात करें किसकी, इसकी अगर हम बात करें तो इस स्लोप की, ये क्या हो गया x, तो ये बचा स्लोप। तो जीरो स्लोप क्या है 0.06 अपॉन n। तो इस स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 0.03। तो देखिए स्लोप m वो कितना है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो कितना है 0.06 अपॉन n, माइनस नहीं क्योंकि जब इसको ऊपर लगे होंगे तो प्लस हो गया होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है 0.06 अपॉन n, और वहाँ से ग्राफ से स्लोप क्या आ रहा है 0.03। तो दोनों को क्या रख दिया इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आ गई। ये n इधर देखिए, ये इससे कट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो n इजिकल टू आ गया 2। तो n की वैल्यू पता चल गई 2, बस अब तो सब कुछ पता चल गया। रखिए जी वैल्यू। तो अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन n इंटू लॉग mn की कंसिडरेशन। n हमें पता चल गया कितना 2, ये स्टैंडर्ड ई नॉट पता चल गया यहाँ से, इंटरसेप्ट से कितना 0.34। तो इसकी वैल्यू रख दी 0.34, n की वैल्यू रख दी 2, और ये कंसिडरेशन उसने दे रखी कितनी 10 की पावर -2, 10 की पावर 2। चलिए जी, तो यहाँ से कंसिडरेशन आ गई 10 की पावर 2। रखिए जी इसकी वैल्यू को। जब इस 10 की पावर 2 को यहाँ लेकर आएंगे, देखिए जो पावर है वो तो इससे कट जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा वो 0.06, क्योंकि log 10 बचेगा वो हो जाएगा 1। बस इसमें सॉल्व कर दीजिए आपको। तो कितना वैल्यू आ गई 0.28। अगर हमें ऑक्सीडेशन वाला निकालना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन वाला पूछ रहा था, देखिए भाई हमसे पूछ तो यही रहा था, वो तो एक ग्राफ रिडक्शन में दे रखा, तो इसलिए मैंने इक्वेशन रिडक्शन में रखी, मगर वैल्यू तो इसकी पूछ रहा है। तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आई, रिडक्शन की। मुझसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड सेल। कंसंट्रेटेड सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हों। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम मटेरियल के बने हों, वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सेल। और कंसंट्रेटेड सेल में जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा क्या रहेगा, 0। क्योंकि जितना रिडक्शन का उतना ही ऑक्सीडेशन का, जितना रिडक्शन का माइनस का उतना ऑक्सीडेशन का प्लस का, तो नेट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखिए, तो कंसंट्रेटेड सेल क्या है, इन दिस सेल कैथोड एंड एनोड आर मेड फ्रॉम सेम मेटल बट इन द डिफरेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर। ये कह रहा है जो कंसंट्रेटेड सेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के होंगे, मगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट, एनोडिक और कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। अगर वो सेम नहीं होगी, या फिर अगर वो गैस इलेक्ट्रोड है तो दोनों अगर ये भी हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड, ये भी हाइड्रोजन का, तो इनकी प्रेशर क्या होगा, इनका प्रेशर डिफरेंट होगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के होंगे, मगर इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी, या कह सकते हैं अगर वो गैस इलेक्ट्रोड है तो दोनों की प्रेशर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये होगा कंसंट्रेटेड सेल। और खास बात है, जब दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम हो गए तो ऐसे सेल के लिए ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा, 0। तो इन कंसंट्रेटेड सेल ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, 0 हो जाएगा। कह सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0। देखिए जैसे मैंने क्या लिया, ये गैस इलेक्ट्रोड लिया और ये भी गैस इलेक्ट्रोड, तो ये भी हाइड्रोजन गैस का होगा और ये भी हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये कैथोड की तरह। तो ये प्रेशर ऑफ एनोड और ये प्रेशर ऑफ कैथोड, ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और ये हमने सॉल्यूशन लिया, ये HCl, तो ये कंसिडरेशन ऑफ एनोड है, एनोड के इलेक्ट्रोलाइट की कंसिडरेशन, और ये भी HCl है, और ये कंसिडरेशन किसकी हो गई, कैथोड के। ये कैथोडिक हाफ सेल है, ये एनोडिक हाफ सेल है। तो ये प्रेशर होगा किसका, एनोड का, ये प्रेशर होगा किसका, कैथोड का। ये कंसिडरेशन होगी एनोड की और ये कंसिडरेशन किसकी होगी, कैथोड की। तो एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल। इसकी इक्वेशन देखें तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, H2 गैस से क्या बन रहा होगा, H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रेशर होगा, गैस के लिए आएगा प्रेशर, ये प्रेशर ऑफ किसका, एनोड का। ये H आयन है, आयंस आएंगे एक्वा सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन, तो ये कौन सा हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गई किसकी, कैथोडिक। यहाँ देखिए वो एनोडिक। अब ये कैथोड का देखें तो इसमें कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आपके H आयन से क्या बनेगा, H2 गैस।
तो ये इक्वेशन हो गई इसकी। और ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन होगी, एच आयन की कंसंट्रेशन मतलब एनोडिक कंसंट्रेशन। तो ये एनोडिक कंसंट्रेशन और ये एनोडिक प्रेशर, क्योंकि एनोड की इक्वेशन थी। अगर क्या हो जाए, ये कह रहा है कि जो HCl है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड अगर दोनों क्या हो जाए इक्वल, इसके ये जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl और ये इलेक्ट्रोलाइट है HCl, इन दोनों की अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए इक्वल, मतलब एनोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाए तो सोल्ड ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन एक है, इसकी कंसंट्रेशन एक है, तो इसका मतलब तो ऐसे समझ लो कि दोनों को उठा के एक ही कंटेनर में रख दो। जब दोनों की कंसिडरेशन सेम है तो इन्हें अलग अलग करने का फायदा क्या है? दोनों की कंसिडरेशन डिफरेंट डिफरेंट है, वो तभी हो सकती है जब दोनों कंटेनर अलग हों, तभी तो दोनों की कंसिडरेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर दोनों की कंसिडरेशन सेम हो जाए तो फिर अलग कंटेनर करने का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब फिर सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होगी, फिर दोनों को एक ही कंटेनर में उठा के रखा जा सकता है। तो ये भी खास बात ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड सेल में हमने क्या कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की एनोडिक और कैथोडिक कंसंट्रेशन अगर क्या रख दी, सेम रख दी, तो उस समय फिर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। तो सॉल्ट ब्रिज नॉट रिक्वायर्ड कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड और कंसंट्रेशन ऑफ एनोड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसमें? कंसंट्रेटेड सेल में। मगर ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड सेल ऑपरेट जब भी करता है जब कैथोडिक और एनोडिक कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, और जनरली कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एनोड से। क्यों? क्योंकि अगर एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई कैथोड से, तो उस केस में ई नॉट ऑफ सेल क्या, ईएमएफ ऑफ सेल क्या जाता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन उल्टी चलने लगती है। चलिए खैर देखते हैं आगे। चलिए अब इनकी नेट सेल रिएक्शन देखें। तो एनोड पे तो क्या था, एनोड पे तो क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। देखिए ये एनोड का था, एनोड की H2 से क्या बन गया था H+, ये तो एनोड क्या हो गया, ये एनोड की गैस हो गई और ये एनोड की कंसंट्रेशन हो गई, मतलब ये एनोड का प्रेशर हो जाएगा और ये एनोड की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इस पे तो हुआ ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ था, रिडक्शन। कैथोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन, H+ से क्या बनेगा H2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये बन गई कंप्लीट सेल इक्वेशन। ये किस्सा आया है, ये जो रिडक्शन वाला है ये किस्सा आए हैं कैथोड से, और जो ऑक्सीडेशन वाले हैं वो किस्सा आए हैं एनोड से। तो ये कंसिडरेशन ऑफ कैथोड हो गई, ये कंसिडरेशन ऑफ एनोड हो गई। जो आयंस है वो एक्वा सॉल्यूशन है तो उनकी क्या लिखेंगे, कंसिडरेशन, और जो गैस है वो क्या, उनका डिफाइन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। वो किससे डिफाइन होंगी, पार्शियल प्रेशर से। चलिए इस कंप्लीट सेल के लिए आप क्या लगाएं, नट्स इक्वेशन लगा दें। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। एन कितना होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो पूरी बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इनटू लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। अब प्रोडक्ट की कंसिडरेशन क्या हो गया, देखिए तो ये क्या हो गया, ये तो प्रोडक्ट हो गए किसका, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर और कैथोड की कंसंट्रेशन कहाँ आएगी, नीचे, और इनका स्क्वायर ट्वाइस था तो क्या हो गया, स्क्वायर। और प्रेशर में देखूं तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कैथोड का प्रोडक्ट में बन गया और एनोड का प्रेशर किस में आ गया, रिएक्टेंट में। और मैंने आपको बताया भी था कि एनोडिक जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट बनती है और कैथोडिक कंसंट्रेशन क्या बनती है, रिएक्टेंट। मगर प्रेशर में उल्टा होता है कि एनोडिक प्रेशर, कैथोडिक प्रेशर तो बन जाएगा प्रोडक्ट और एनोडिक प्रेशर क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, अगर आपको ये बात याद है तो। मैंने आपको बताया था एनोडिक कंसंट्रेशन टॉप पे जाएगी, एनोडिक कंसंट्रेशन बनती है प्रोडक्ट और कैथोडिक कंसंट्रेशन बनती है रिएक्टेंट। और अगर प्रेशर में है तो प्रेशर में कहानी उल्टी हो जाएगी, एनोड कैथोडिक प्रेशर बनता है प्रोडक्ट और एनोडिक प्रेशर क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। चलिए खैर फिलहाल तो इससे लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो नेट और वैसे भी कंसंट्रेटेड सेल हो गया, ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सेल। क्यों? क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम हो गए, और सेम हो गए तो इसके लिए ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा, 0। चलिए तो ये तो हो गई वैल्यू 0। यहाँ बचा जी, इसको 2 से इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा, 0.03। क्लियर होगी बात। चलिए साथ में ये क्या होगा, यहाँ माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा। अब समझो ये ई नॉट सेल क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ये प्लस कब आएगा, जब ये तो माइनस है तो ये ओवरऑल क्या है, प्लस। लॉग की वैल्यू प्लस कब होगी, लॉग 1 होता है 0, लॉग 1 होता है 0। अगर लॉग 1 से बड़ा हो तो वैल्यू प्लस आएगी, लॉग की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो क्या आएगी, माइनस। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इतनी, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इसने उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इस माइनस साइन को हटा रहे हैं, माइनस साइन को हटा के क्या कर दिया था, यहाँ प्लस कर दिया था, तो ये रिवर्स कर दिया था। तो रिवर्स कर ली कोई बात नहीं, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। ये देखिए
चलिए, तो इसको मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कर दिया इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए। तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब समझिए, ये वैल्यू अगर क्या है, log की वैल्यू 1 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, log 1 होता है 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर log की वैल्यू 1 से, ये 1 से बड़ी, अगर log की वैल्यू, ये log की वैल्यू प्लस कब आएगी, प्लस जब आएगी जब इसकी वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आ जाएगी, अगर इसकी log की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, अगर ये क्या हो जाए 1 से छोटा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, तब ये क्या आएगा ओवरऑल प्लस, और ये ओवरऑल प्लस आएगा तो ई नॉट सेल क्या आएगा प्लस, तो सेल क्या करेगा काम करेगा। तो इस ये जो इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि प्रेशर सेम है, प्रेशर ऑफ एनोड और प्रेशर ऑफ कैथोड क्या है सेम, मतलब ये वैल्यू क्या है सेम, तो इसे थोड़ी देर के लिए आप छुपा लीजिएगा। तो अब ये क्या हो गया कैथोड अपॉन एनोड हो गया, और ये वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जब कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एनोड से। अगर कैथोड की कंसंट्रेशन बड़ी हुई एनोड से तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी आएगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा तो ये काम कर जाएगा। तो इस केस में जब प्रेशर दोनों का, अगर प्रेशर क्या हो सेम हो, एनोडिक और कैथोडिक प्रेशर सेम हो, तो उस समय कैथोडिक कंसंट्रेशन बड़ी होनी चाहिए एनोडिक से, तभी ये वैल्यू क्या आएगी प्लस की। अब क्या थोड़ी देर के लिए इनको सेम मान लो, मान लीजिए कंसंट्रेशन एनोडिक और कैथोडिक कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो प्रेशर में क्या होना चाहिए, तो प्रेशर में अगर हम बात करें तो ये देखिए इसको छुपा लीजिए। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, जब एनोडिक प्रेशर बड़ा हो किससे, कैथोडिक से, तभी तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो एनोडिक प्रेशर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कैथोडिक से। तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि इस केस में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए, जिससे क्या है 1 से बड़ी, या कह सकते हैं कैथोडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए एनोडिक से, और एनोडिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए कैथोडिक से। तो कैथोड पे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एनोड पे क्या हो प्रेशर ज़्यादा हो, तो उस केस में जितना ज़्यादा कैथोडिक कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ ऑफ सेल प्लस का आएगा, और जितना ज़्यादा एनोडिक प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा प्लस का। तो कैथोड कंसंट्रेशन तो कैथोड की ज़्यादा होनी चाहिए और प्रेशर किसका ज़्यादा होना चाहिए एनोड का, तब ये सेल क्या करेगा कंसंट्रेटेड सेल काम करेगा बढ़िया से। नॉट इफ पीसी, अगर यहाँ उल्टा कर दूं, कैथोड का प्रेशर क्या कर दूं ज़्यादा कर दूं एनोड से, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाएगी तो सेल नेगेटिव का मतलब क्या है कि सेल जो एनोड था वो कैथोड की तरह काम करने लगेगा, जो कैथोड है वो एनोड की तरह काम करने लगेगा। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां रिडक्शन होने लगेगा, जहां रिडक्शन है वहां ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो सेल कैसे काम कर जाएगा, रिवर्स काम कर जाएगा। तो नॉट पॉइंट इफ पीसी बड़ा हो गया पीए से, देन करंट विल बी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट जो है उल्टी फ्लो करनी शुरू कर देगी। आगे बात समझ में, चलिए देखिए ई वैल्यू एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ई वैल्यू ऑफ द सेल रिएक्शन, इस सेल रिएक्शन के लिए ई वैल्यू बतानी मतलब ईएमएफ बताना है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये हमें सेल दे रखा है सिंपल सिंपल, ये एनोड हो गया ये कैथोड हो गया, ये एनोडिक कंसंट्रेशन हो गई ये कैथोडिक, दोनों मेटल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हैं कि नहीं, बिल्कुल, ये भी कॉपर का है और वो भी कॉपर का। तो ये कौन सा सेल कहलाएगा कंसंट्रेटेड सेल, और कंसंट्रेटेड सेल होगा तो ई नॉट सेल, तो इसके लिए क्या हो गया होगा 0। ठीक, लगाइए इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, और क्या होगा कंसंट्रेशन ही है इसमें क्योंकि ये तो सॉलिड है, बस ये आयंस है, ये आयंस है, ये तो सॉलिड है, तो केवल आयंस आयंस आएंगे, और आयंस आयंस आएंगे तो मैं आपको बताया कि एनोड की कंसंट्रेशन कहाँ जाती है ऊपर, और कैथोड की कंसंट्रेशन कहाँ जाती है नीचे। एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और कैथोड की कहाँ जाएगी नीचे। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हैं तो एक कंसंट्रेट सेल है, तो इसमें ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0। तो देखिए माइनस, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा था वो हमें ये वैल्यू रट गई, ये वैल्यू क्योंकि इसी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे कि इस पे 225 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह सकते हैं 290 केल्विन पे, मगर जो ऑप्शन था वो आर टी और एफ की फॉर्म में था, आंसर इस फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया था। तो हम क्या करेंगे, तो मेन इक्वेशन को भूलिए मत, मेन इक्वेशन ये कहां से आती थी, ये यहाँ पे था 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और अगर ये log 10 बेस पे था तो 2.303 था, और ये ई बेस पे था क्योंकि आंसर ई एन में था, और ई एन में था तो ई बेस पे होगा, ई बेस पे होगा तो 2.303 घटाइए तो क्या होगा आर टी अपॉन एन एफ। तो ये जो वैल्यू है कहां से आई थी, आर टी अपॉन एन एफ से आई थी। ठीक है, और एन की वैल्यू इसमें कितनी होगी, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और वहां भी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये क्या हो गया माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन की जगह रख दिया 2, और ये log ई बेस पे हो गया क्योंकि यहां से 2.33 हटा दिया, और ये क्या होगा
एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की। एनोड की कंसिडरेशन कितनी है 10 की पावर -3 और यहाँ कितना है 10 की पावर -1। दोनों का स्क्वायर होगा, कहीं नहीं स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टोइचोमेट्री सबका 1 1 होगा। 1 1 होगा तो पावर 1 1 रहेगी। तो ये 10 की पावर -3 की पावर 1 और 10 की पावर -1 की पावर 1। तो यहाँ से कितना आ गया 10 की पावर -2। सोल्व करिए, ये -2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इधर जाएगा। यहाँ देखिए एक तो ये माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि इधर जाएगा माइनस, जब यहाँ आएगा तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल और 2 इस 2 से ये वाला 2 कट कैंसिल। तो ये बचेगा RT/F और ये कितना हो जाएगा यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ 10 की पावर कितना बचेगा। अगर मैं -2 को उतार लूँ यहाँ पे तो -2 को यहाँ ले लूँ तो क्या बचेगा, ये 10 की यहाँ बच जाएगा 10 और 10 बच जाएगा तो log 10 हो जाएगा 1। मगर उसने वैल्यू यहाँ दे रखी थी क्योंकि ये log 10 की वैल्यू 1 नहीं ले सकता क्योंकि ये ई बेस पे कर लिया मैंने और ई बेस पे वैल्यू तो पता ही नहीं होती। log 10 की वैल्यू 1 होगी कब, जब log किस पे होता है 10 बेस पर, ये तो ई बेस पे है। तो यहाँ से सिर्फ उसने जो ऑप्शन दे रखा तो माइनस था, तुम इस बात तो इस माइनस को तो यहीं रहने दो, यहाँ पे सिर्फ 2 यहाँ ले आओ तो इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा -RT log ई बेस पे 10 की पावर -1 बचेगा। इस -2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, -1 × 2 और इस 2 को मैं यहां ले आऊंगा तो वो 2 इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 और 10 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -1 को 0.1 लिख सकता हूं कि नहीं, बस ये 0.1 दे रखा था उसने। तो यहां तो कितना हो गया log 0.1 और ये क्या बचेगा माइनस का RT/F। ये 2 इस 2 से चला जाएगा तो इस 2 को जब इस 2 से कट करेंगे तो यहाँ बचेगा -1। 10 की पावर -1 का मतलब 0.1। इसकी वैल्यू 1 नहीं लिख सकता log 10 की क्योंकि ये ई बेस पे है। नेक्स्ट देखिए, तो बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात पूछ रही, हम इतनी ज्यादा इसको कर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें यही वैल्यू याद रह जाती है, इसको हम भूल जाते हैं किसको RT/NF को, और एम्स ने इसलिए वही पूछ लिया। देखिए यहाँ देखिए ये क्या कर रखा है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। एक हाइड्रोजन गैस से क्या बना HX और फिर HY से क्या बना हाइड्रोजन गैस, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस के हैं और हाइड्रोजन गैस के हैं तो ये क्या कहलाएगा कंसंट्रेटेड सेल कहलाएगा। ठीक, कंसंट्रेटेड सेल होगा तो E0 सेल क्या हो जाएगा 0, और वैसे भी 0 होना चाहिए था, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका भी 0 इसका भी 0, तो नेट ओवरऑल क्या आएगा 0। मगर वैसे भी याद होना चाहिए अगर कंसंट्रेटेड सेल है, कंसंट्रेटेड सेल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हैं तो उसका नेट ईएमएफ हमेशा सेल का क्या होता है 0। खैर फिलहाल ये इक्वेशन दे रखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और क्या पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ सेल पूछ रहा है। पीटी प्लेटिनम क्यों लिखे होते हैं मैंने आपको बताया, जब भी गैस इलेक्ट्रोड होगा तो प्लेटिनम जुड़ा होता है कनेक्शन के लिए। अब इसका जो प्रेशर है ये देखिए, इसका प्रेशर दे रखा 1 atm और इस सॉल्यूशन का पीएच दे रखा 5। पीएच दे दिया मतलब HN की कंसिडरेशन दे दी कितनी 10 की पावर -5। इस एसिड की पीएच दे रखा कितना 3, इसका पीएच दे दिया एसिड का तो इसका मतलब HN की कंसिडरेशन दे दी कितनी 10 की पावर -3 और इस गैस का प्रेशर दे रखा कितना 1 atm। तो प्रेशर तो दोनों का सेम है 1 1, तो 1 1 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रखा जाए ये नीचे रखा जाए, ये नीचे रखा जाए वो ऊपर रखा जाए, एक ही बात है कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ इससे लीजिए, तो अगर मैं इसकी नट्स इक्वेशन लगाऊं तो डायरेक्ट जरा फंडे से कर रहा हूं तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा E0 सेल -0.06/n। n कितने होंगे जी, देखिए H से क्या जाएगा H+, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मगर यहाँ हाइड्रोजन है 2 तो यहाँ भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे 2। यहाँ देखिए ये H+ से क्या बनेगा H2 तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मगर यहाँ H एक है वहाँ H कितने हैं 2 तो यहाँ ट्वाइस करना पड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 log HN की। अब क्या होगा अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं तो एनोडिक कंसिडरेशन तो ऊपर और कैथोडिक कंसिडरेशन नीचे, तो 10 की पावर -5 तो ऊपर और 10 की पावर -3 नीचे। अगर प्रेशर की बात करूं, वैसे तो प्रेशर 1 1 है, रखने की जरूरत है नहीं, मान लीजिए अलग अलग होते, यहाँ 1 होता वहां 2 होता तो रखना पड़ता, तो क्या होगा प्रेशर में उल्टा होता है, कैथोड वाला प्रेशर ऊपर और एनोड वाला प्रेशर नीचे, तो रख लेते। फिलहाल तो ये 1/1 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ भी 2 की, जिससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो जब 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ HN कितने होंगे, HN का स्टोइचोमेट्रिक कितना होगा 2, तो इसकी पावर कितनी आएगी 2, और यहाँ भी HN की, यहाँ HN का स्टोइचोमेट्रिक कितना होगा 2, क्योंकि जब HH बैलेंस करूंगा तो यहाँ ट्वाइस करना पड़ा होगा, तो इस HN की पावर भी कितनी होगी 2, तो इसकी भी पावर कितनी होगी 2, तो इसकी भी 2 इसकी भी 2, इसलिए ओवरऑल क्या कर लिया 2 पावर रख ली। देखिए ओवरऑल मैंने पावर कितनी रख ली इस पे 2। यहाँ से सोल्व करूँ तो कितना आएगा 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का पावर 2 तो कितना हो गया 10 की पावर -4। इस माइनस को मैं इधर लिया, इस -4 को इधर लिया हूं तो एक तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस,
इस 4 को यहाँ ले आऊंगा और log 10 क्या बच जाएगा 1, तो सिर्फ 4 बचेगा बस। तो 4 की मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 3 से 4 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 12। और एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ये हमारे क्या दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और ये भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, मतलब दोनों कंसंट्रेट सेल हो गया। कंसंट्रेट सेल हो गया तो ई नॉट ऑफ सेल तो क्या हो गया 0। ठीक, इसका हमें दे रखा है कि इसका प्रेशर हमसे पूछ रहा है और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर और इसका प्रेशर हमें दे रखा है 1 atm। और क्या दे रखा है, हमसे पूछ रहा है ई नॉट और इस सेल का ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है। तो इस सेल का ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है हमें, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, इसका प्रेशर पूछ रहा है, इस वाली गैस का प्रेशर। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। तो देखिए नट्स इक्वेशन लगाइए। नट्स इक्वेशन में क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट ऑफ सेल, और वो क्या हो गया होगा 0 क्योंकि कंसंट्रेट सेल है, माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये यही क्यों रखा, 0.6 ने रखा क्योंकि इनने ये वैल्यू दे रखी, देखो जस्ट इसकी हाफ होती है ये कितनी 0.02245, तो ये इसका आधा होता है। तो 0.0591 अपॉन एन, एन कितने 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इंटू 2 log। अब हमें क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल दे रखी, तो कंसंट्रेशन भाड़ में जाए, प्रेशर हमें निकालना है। और कंसंट्रेशन में उल्टा होता था एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड की, और प्रेशर में उल्टा होता है कैथोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एनोड की। कंसंट्रेशन सेम दे रखी तो 1/1 आएगा, चाहे ये ऊपर रख जाए चाहे ये ऊपर हो जाए, 1/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो जब 1 का स्क्वायर सब सेम ही आएंगे क्योंकि ट्वाइस होगा ना यहाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो अगर 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो 1 ही रहेगा। आगे बात समझ नहीं, तो कंसंट्रेशन सेम है, इनका स्क्वायरिंग भी सेम है, इसकी भी स्क्वायरिंग इसकी स्क्वायरिंग सब कुछ सेम है, तो कंसंट्रेशन बाहर में जाए, नहीं तो आप रख लो। तो क्या होगा, इसको छोड़िए बस क्योंकि तो इक्वल है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस प्रेशर हमें रखना है, प्रेशर में कहानी उल्टी होती है, कैथोड का प्रेशर ऊपर वो कितना हो गया 1, और एनोड का प्रेशर क्या होता है रिएक्टेंट वो नीचे आ जाएगा, और यही तो हमें निकालना है एनोड का प्रेशर। ठीक है, तो बस अब क्या करिएगा, इस 2 से इसको कट करिए तो ये जितना आएगा, या कह लो इससे ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 कट, ये जस्ट ये जो वैल्यू है इसकी हाफ है, तो ये इसको कट करेगी 2 बार और 2 से 2 कट। तो बस क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा माइनस log 1 अपॉन पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1। जब ये आपस में बैलेंस हो गए तो 0 नहीं बचता 1 बचता है यहाँ। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप ऊपर ले जाओ, पहले तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा p की पावर -1, ये पावर यहाँ आके क्या हो जाएगी प्लस माइनस को प्लस में कर देगी, तो log p इज इक्वल टू हो गया 1। मुझे निकालना p है तो एंटी लॉग ले लो, ये कितना बेस कितना है इसका 10, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में नहीं, 10 की पावर क्या आ जाएगी, तो ये अगर इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 मतलब 10 atm। तो ध्यान दीजिए इसमें कंसिडरेशन इक्वल हो गई थी 1 1, इक्वल भी कैसी हुई थी 1 1। अगर मान लीजिए ये 2 होती ये 1 होती और इसका स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर नहीं है, तो फिर अलग इक्वल हो गई थी बात, मतलब अलग अलग हो गई थी, फिर करना पड़ता। तो जब कंसंट्रेशन का सब कुछ सेम आ रहा हो तो कंसंट्रेशन में बस कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी आप समझ रहे हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की ऐसी तैसी, यहाँ बस सिर्फ प्रेशर उल्टा कर दो। प्रेशर उल्टा मतलब एनोड का नीचे कैथोड का ऊपर। कंसंट्रेशन में क्या होता था, एनोड की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बनती थी और कैथोड की कंसंट्रेशन क्या बनती थी रिएक्टेंट। देखिए किसी भी अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि उससे नहीं हो पा रहा, उसको दिक्कत है, कुछ बेसिक दिक्कत है, ठीक है, तो बेहिचक होके मुझे कॉल करे, और मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको बता रहा हूँ 8218612398। प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी। और आज के लिए एक ही फंडा है, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना बंद कीजिए और क्या करिए, अपनी पढ़ाई में क्या कर दीजिए, खो जाओ, सोचना बंद करो, खो जाओ, यही सूत्र है आज का। थैंक्स।